Hello students, how are you? Today we will discuss the new topic, that is elastic behavior of solids. Elastic behavior of solids, है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, है ना। उसमें परफेक्ट प्लास्टिसिटी क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होता है ना। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉलिड्स के बारे में, है ना। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, है ना। इनका फिक्स शेप एंड साइज होता है ना। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। और रिजिड बॉडी हमने उसके बारे में जाना था, है ना, कि कोई भी हैवी बॉडी है ना, कोई भी हार्ड बॉडी है ना, जो क्या करता है अपना शेप एंड साइज फिक्स रखता है। जिसका शेप एंड साइज क्या होता है, फिक्स होता है ना। उसके शेप एंड साइज को हम फोर्स लगाकर ही, है ना, अधिक से अधिक फोर्स लगाकर ही शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ रिजिड बॉडी, है ना। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इसका हम लोग, है ना, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो समझने के लिए मेरे बहुत ही आसान रहेगा हमारे समझने के लिए, जिसको कहते हैं स्प्रिंग बॉल अरेंजमेंट, है ना। इसमें हमें क्या करना है कि बहुत सारे बॉल्स को लेकर के स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट करके, है ना, उसको हमें 3D डायग्राम बनाना है, 3 डायमेंशनल। उसमें क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा। तो बॉल को हम स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट करके 3D डायग्राम तैयार करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको और बहुत ध्यान से देखिए इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्प्रिंग बॉल अरेंजमेंट हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये अभी 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मतलब केवल 2 डायमेंशंस हैं इसमें। 2D मतलब 2 डायमेंशंस, जिसमें डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ है, केवल और केवल लेंथ और ब्रेथ है। इसमें हाइट भी हमें चाहिए। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और सारे बॉल्स हम कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये अब ये 3 डायमेंशनल हो गया, जिसमें क्या है, ये लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट, LBH, है ना। तो ये तो अभी केवल, है ना, एक छोटा सा डायग्राम है ना। ये कौन सा है, मान लो ये बॉल्स की जगह हम क्या, सपोज दैट क्या मान लें, एटम मान लें। ये बॉल्स की जगह क्या है, एटम्स हैं, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जितने भी मटेरियल्स या फिर मैटर्स हैं, है ना, जितने भी मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में, है ना, वो सभी के सभी किससे मिलकर के बने हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स से या फिर पार्टिकल्स को कहते हैं, ठीक है। जितने भी मटेरियल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिल करके बने हैं। जैसे हम ये चौक की बात करें, है ना, तो चौक को हम क्या करें, तोड़ते जाएं तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलने लगेंगे, ठीक है। तो चौक का एक पार्टिकल क्या होगा, वही एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, है ना। लेकिन जब हम उसको भी और ज़्यादा छोटा करेंगे, है ना, तो उससे भी ज़्यादा जब छोटा करेंगे तो वो किस में मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, हमें एटम्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक मटेरियल तैयार करते हैं, ठीक है। और एटम्स को अगर फर्दर तोड़ा जाए, एटम्स को फर्दर तोड़ने पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इससे छोटा कुछ भी नहीं होगा, है ना। जो अभी रिसेंटली उसको ढूंढा गया है ना, वो क्या है, क्वार्क्स है, जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं केवल एटम्स तक की, कि जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एटम्स हैं। उससे बहुत सारे एटम्स मिलाकर के हम क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलाकर के मटेरियल तैयार होता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक मटेरियल का हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया,
है ना, उसमें क्या है, ये सब एटम्स के अरेंजमेंट हैं। तो उस एटम के द्वारा हमने क्या बनाया, मान लेते हैं हमने एक मॉलिक्यूल बनाया, कितने एटम्स की हेल्प से, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स की हेल्प से हमने एक मॉलिक्यूल बनाया। ऐसे बहुत सारी मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चौक हम इसको तोड़ते जाएं, ये एग्जाम्पल हमने देख लिया। हमारे पास रबर है, रबर को हम काटते जाएं, है ना, तोड़ते जाएं, तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल एक मिलेगा, है ना, उसको भी फर्दर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एटम्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आयरन पीस है, आयरन ब्लॉक है ना, उसको भी हम फर्दर तोड़ते जाएं तो क्या मिलेगा, हमें मॉलिक्यूल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके एक मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो बहुत सारे एटम्स मिलेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं किसी मटेरियल का लिया, है ना, और उसमें क्या है, एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज हैं। तो अगर हम इस पे हम क्या करें, इसके ऊपरी सरफेस पे हम, है ना, इसके ऊपरी सरफेस पे अगर हम फोर्स लगाएं, है ना, ऊपर से क्या करें, फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, ये जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, है ना, ये अरेंजमेंट्स क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, इनके बीच का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। इस तरह के फोर्स को क्या कहेंगे, कंप्रेसिव फोर्स या फिर कंप्रेशन कहेंगे। कंप्रेसिव फोर्स लगाने से ये जो एटम्स हैं, जो अरेंज्ड हैं, है ना, वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसका रीज़न क्या है, हमने तो जो बनाया है वो स्प्रिंग बॉल अरेंजमेंट है, तो ये एटम से कैसे रिलेटेड हुआ, तो एक एटम से दूसरे एटम के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में, है ना, जो फोर्स काम करता है, ये एक दूसरे से फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रा एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होते हैं, ये सारे एटम्स जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे ग्रेविटी है, जैसे ग्रेविटेशन है, हर वो बॉडी जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करता है, उसके पास ग्रेविटी फोर्स होती है। इवन हमारे अंदर भी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द मास, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ आवर सेल्व्स। ठीक है, अगर ये चौक की बात करें तो इसके पास भी ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत कम है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो एटम्स हैं वो किस तरह से पैक्ड हैं, इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड हैं। ठीक है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये फोर्स क्या होता जाएगा, फोर्स की वजह से ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाती है ना। अगर हम इसको क्या करें, हम स्ट्रेच करें, इसको हम क्या करें, इधर तो हमने ये फोर्स लगा दिया, अगर हम इसको हटाने के बाद अब हम क्या करें, इसको हम पुल करें, खींचें, है ना, इस पूरे सरफेस पे हम क्या करें, फोर्स लगा करके नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्या करें, पुल कर रहे हैं, या फिर यहाँ से फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। आई बात समझ में। ये स्प्रिंग के थ्रू जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है ना, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, जैसे इसके बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये इसका नॉर्मल पोजीशन से क्या हुआ, लेंथ बढ़ेगा। तो अब ये जो बॉल है या जो स्प्रिंग है वो क्या करना चाहेगा, वापस आना चाहेगा। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ये क्या महसूस करेगा, है ना, कि महसूस करेगा कि इसके अंदर फैलाव महसूस करेगा, फैलाव फोर्स इसके अंदर लग रहा होगा। ठीक है, इसी फैलाव वाले जो फोर्स है इसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स। ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं, जो खिंचाव फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं टेंसाइल फोर्स, है ना। तो ये क्या महसूस करेंगे, टेंसाइल फोर्स महसूस करेंगे। जो स्प्रिंग होगा वो कौन सा फोर्स महसूस करेगा,
टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो बस अगर हम इतना समझ ले रहे हैं, है ना, कि अगर इसको हम फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्प्रिंग क्या चाहेगा कि हम वापस फैल करके क्या आ जाएं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएं। तो इस तरह का जो फोर्स होता है ना, वो उसको हम कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स, है ना। और जो इन दोनों एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो नॉर्मलाइज होना चाहेगा। जो पहले फोर्स लग रहा था वही फोर्स वो वापस लाना चाहेगा। मतलब कंप्रेस करके हमने इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या कर दी, कम कर दी। तो अब ये किसके कारण कम हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स के कारण। ठीक है, तो इसके पास भी अभी नेचर है, ये स्प्रिंग है ना। तो जो स्प्रिंग का नेचर है वही नेचर इसके इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा। ये बात अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, है ना। ये बात अंडरलाइन कर लीजिए कि जब भी हम क्या करेंगे, इंटरएटॉमिक फोर्स की बात करेंगे तो वो फोर्स किस तरह से काम करेगा, स्प्रिंग बैलेंस की, स्प्रिंग की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, कंप्रेस किया, तो इसके एटम्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो अब ये स्प्रिंग क्या करना चाहेगा, अगर जब तक फोर्स लगा है तब तक ये इस स्टेट में मिलेगा। जैसे हमने ये फोर्स हटा दिया तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओरिजिनल स्टेट में जब आने की कोशिश करेगा, क्यों करेगा, जो इसकी कोशिश करने की कैपेबिलिटी है ना, तो ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ना कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक हम पहुंच जाएं। तो जब ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंचने का जो इसका फोर्स है ना, इट मीन्स ये कंप्रेसिव फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। स्प्रिंग को हम क्या करें, कंप्रेस करें, तो स्प्रिंग क्या करता है, अपोज करता है ना, तभी तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। अगर छोड़ देंगे तो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा, मतलब वो फोर्स लगा रहा था हर एक टाइम पे। तो इस तरह का जो फोर्स होता है, जो अब अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करता है ना, इस तरह के फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर करना का मतलब जो इसका पुराना पोजीशन था उसको रीस्टोर कर ले, वापस प्राप्त कर ले। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको याद करिएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ना, कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, टेंसाइल फोर्स क्या होता है। अभी जो मैंने बताया इसको फिर से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक, इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बिहाफ पे काम करता है, ये स्प्रिंग के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, इनके बीच में कंप्रेसिव टेंसाइल फोर्स काम करता है। ठीक है, इंटरएटॉमिक जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये ऑलवेज इसका जो नेचर होता है दो एटम्स के बीच का, ऑलवेज ही अट्रैक्टिव टाइप होता है। इसको नोट करके लिख लीजिए, है ना, नोट बना करके लिख लीजिए, है ना। जो इंटरएटॉमिक फोर्स होता है वो हमेशा ही अट्रैक्टिव टाइप होता है, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अब इसके बिहाफ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना, जिसका नाम है स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो सबसे पहले बात कर लें स्ट्रेस की, है ना। तो स्ट्रेस क्या होगा, फिर से उसके लिए हमें वही डायग्राम बनाना पड़ेगा। कम टाइम में हम बना लेते हैं इसको जल्दी से। ठीक है, ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। है ना, ये डायग्राम क्लियर हो रहा है आपको कि इस डायग्राम में, है ना, एक
3D फीलिंग आ रही होगी, जिसमें क्या होगा, एक लेंथ होगी, ब्रीथ होगी और हाइट होगी। ठीक है। तो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को क्या कहते हैं, ठीक है। अभी जब हमने डिस्कस किया है रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, तो इस अरेंजमेंट के ऊपर जब भी हम फोर्स लगाएंगे, है ना, चाहे वो फोर्स क्या हो, कंप्रेसिव हो, है ना, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे पास कोई रॉड है तो इसके दोनों एंड से हम क्या करें, इसको फोर्स लगा के कंप्रेस करें। ठीक है। तो दोनों तरफ से हम इसको, दोनों एंड से हम फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, जो एटम्स हैं, एटम्स के बीच में इंट्रा एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, कंप्रेसिव फोर्स लगने के बाद ये क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स का अपोज करेंगे, है ना। उस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स के मैग्नीट्यूड या फिर फोर्स के वैल्यू को क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड भी, वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वापस ये अपनी पुरानी पोजीशन में आना चाहेगा, उसके लिए अपोज करेगा, इसी को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो हम फोर्स जब लगा रहे हैं तो किसी न किसी एरिया पे ही लगा रहे हैं, किसी न किसी एरिया के क्रॉस लगा रहे हैं फोर्स, है ना। तो जो स्ट्रेस होता है उसको कहते हैं द रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट is known as स्ट्रेस, है ना। तो अगर जो फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स का नेचर कंप्रेसिव हुआ, कंप्रेसिव, तो उस तरह के स्ट्रेस को क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। तो उस टाइम पर जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स होंगे, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे उसको क्या कहेंगे, कंप्रेसिव फोर्स, है ना, यह रिस्टोरिंग फोर्स अगेंस्ट कंप्रेसिव फोर्स। और दूसरा जो होता है इसको क्या कहेंगे, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस। दोनों की ही वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस को हम ऐसे से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस एस इक्वल्स टू, स्ट्रेस एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, या फिर कंप्रेसिव फोर्स, या फिर टेंसाइल फोर्स, है ना। फोर्स अपॉन, यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा रहेगा, कॉन्टैक्ट एरिया रहेगा, जितने एरिया पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एरिया कौन सा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस एरिया पे हम फोर्स अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उस सरफेस का कॉन्टैक्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ बाई ए। यहाँ से यूनिट हम देख लें क्या, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा। तो स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वो फोर्स का होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट हो गया किसका, स्ट्रेस का। ठीक है ना। इसका डायमेंशन भी पूछता है ना। पार्ट फर्स्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो डायमेंशन एस इक्वल्स टू लिखेंगे एम एल टी माइनस टू। फोर्स का होता है डायमेंशन, है ना। डायमेंशन का मतलब मास को हम एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, है ना। तो यहाँ पे एरिया है, तो एरिया में क्या होता है, मीटर स्क्वायर है ना। इसमें लेंथ 2 बार आएगा, तो इसको हम L2 से डिनोट करते हैं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एम, है ना,
ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना, कि जो फोर्स होता है, फोर्स में कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, मास होता है, लेंथ होता है, और अपॉन मीटर का और अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है, ठीक है। मास इंटू एक्सेलेरेशन, है ना, लेंथ पर यूनिट टाइम का स्क्वायर। तो इससे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एक से एक कट गया, है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L इनवर्स T⁻⁻², ठीक है। ये हो गया डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो इसी तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। कौन सा, शियर स्ट्रेस। जब भी हम क्या करते हैं, किसी सरफेस के क्रॉस, है ना, किसी मटेरियल, किसी भी बॉडी के सरफेस के क्रॉस जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। जैसा कि टेंसाइल स्ट्रेस से जाहिर सी बात है कि स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना, तो उसमें क्या आता है, टेंशन आता है। टेंशन का मतलब क्या आता है कि उसको अंदर खिंचाव आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं, टेंसाइल फोर्स भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रेस को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना, या फिर जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो इसका और भी नाम है स्ट्रेस का, कौन कौन सा, शियर या फिर शियरिंग स्ट्रेस, और दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। अब इसके बाद से एक और बात आती है किसकी, स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन जो होता है किसी भी बॉडी के, है ना, अंदर क्या होता है, चेंजेस हो रहा है जब हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर कंप्रेसिव, उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स या फिर टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। टेंसाइल फोर्स मतलब उसको खींच रहे हैं, खींचने से क्या होता है, इसके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है उसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स, ठीक है। जिस खींचने के बाद जिस फोर्स का ये अपोज करेगा उसको क्या कहेंगे, टेंसाइल फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स भी कहेंगे। जब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, कंप्रेसिव फोर्स, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है ना, जब कंप्रेस करें या फिर इसको खींच रहे हैं तो इसका जो पूरा एरिया है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब एरिया डिस्टर्ब होगा, है ना, जब एरिया कम या ज़्यादा होगा, है ना, तो उसको कहते हैं शियर स्ट्रेन। जब लेंथ में चेंज होता है ना, जब लेंथ कम या ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब वॉल्यूम में, ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देख लेते हैं उसको भी, है ना। स्ट्रेन क्या होता है ना, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है स्ट्रेन का, वो भी बहुत ही इजी है। स्ट्रेन जो स्ट्रेन होता है उसको हम कहते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। मान लें हमारे पास कोई एक आयरन बार है ना, लोहे की छड़ है। इसको हमने क्या किया, फोर्स लगा करके, है ना, फोर्स लगा करके क्या किया, इसको नीचे की तरफ खींचा और ऊपर क्या दे रखा है, इसको सपोर्ट दे रखा है। तो इसका जो लेंथ होगा वो हमें दिखेगा तो नहीं, लेकिन इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो डिस्टर्ब होगा, थोड़े बहुत क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। जो एटम्स के बीच की दूरी होगी थोड़ी सी बढ़ेगी जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो ओरिजिनल लेंथ है मान लेते हैं क्या है, L है, और खींचने के बाद इसकी लेंथ मान लेते हैं थोड़ा सा बढ़ गया, है ना, थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा L, ठीक है। तो इस तरह का जो बदलाव आया इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना आया, मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ में से फाइनल लेंथ हम माइनस कर लेंगे, या फिर फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं।
ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो इसमें होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फिर होता है शेयरिंग स्ट्रेन, और फिर होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, चेंज इन लेंथ, है ना। जो फर्स्ट वाला है स्ट्रेन को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, है ना। तो चेंज इन लेंथ, है ना, यानी कि मान लेते हैं पहले लेंथ कितनी थी 5 मीटर, बढ़ने के बाद लेंथ कितनी हो गई 5.5 मीटर, है ना। तो डिफरेंस कितना का आएगा, तो 5.5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। तो चेंज इन लेंथ कितना आया 0.5 मीटर, ओरिजिनल लेंथ कितना है 5 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि क्या है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। कौन सी, यूनिट लेस, इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो यूनिट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे जब यूनिट लेस है तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या होगा, शेयर स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। जो थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। तो दिस स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिए, है ना। अब इससे आगे तो थोड़े थोड़े और डिफिनीशंस हैं, है ना, छोटे छोटे, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।